Hello, logical evening, everyone. So here we are with the sample paper 2.0. Sample paper 2.0 recently CLAT कंसोर्शियम ने जो है वो रिलीज कर दिया है, जिसके अंदर जीके के अंदर हमें टोटल 4 पैसेजेस देखने को मिल रहे हैं। 4 पैसेजेस हैं टोटल विद 28 क्वेश्चंस। अलग अलग पैसेज में अलग अलग नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं इस पूरे सैंपल पेपर में। पहले टॉपिक की मैं बात करूं तो फर्स्ट टॉपिक वाज ऑन एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपका पहला टॉपिक था, जिसमें से 2 क्वेश्चंस पैसेज में से हैं, बाकी कुछ क्वेश्चन बहुत ही जनरल क्वेश्चंस हैं। कई बार उन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इन क्लासेस, इन मॉक्स, इन डीएनक्यूज, बहुत अलग अलग जगह आप सभी चीजों को डिस्कस कर चुके हैं ना, पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वन वाज ऑन इंडियन स्पेस प्रोग्राम्स। इंडिया के जो स्पेस प्रोग्राम्स रहे हैं, पास्ट प्रोग्राम्स भी और आने वाले प्रोग्राम्स भी, है ना। लास्ट जो प्रोग्राम्स रहे हैं वो भी, साथ साथ में जो विक्रम है अभी कुछ समय पहले न्यूज में था, अग्निकुल कॉस्मोस है वो न्यूज में था। ये सारी चीजों से क्वेश्चंस थे। इसमें से भी कुछ क्वेश्चंस आपके पैसेज में से, कुछ क्वेश्चंस आपकी जनरल जीके नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस रहने वाले हैं। थर्ड पैसेज वाज ऑन रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इन इंडिया। रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी कितनी है इंडिया की, क्या टारगेट्स है इंडिया के, आईएसए क्या है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है, यहां से कुछ क्वेश्चंस है। इस पैसेज में भी अगेन कुछ क्वेश्चंस आपके पैसेज से हैं, पैसेज में डायरेक्टली हमें देखने को मिल जाता है आंसर। कुछ क्वेश्चंस आपके जनरल जीके नॉलेज बेस्ड हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चंस यहां पर देखने को मिल रहे हैं। एंड द लास्ट पैसेज वाज ऑन सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिक्ट। सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया था अभी तमिलनाडु के गवर्नर के लिए, वो जो वर्डिक्ट था उससे भी हमें क्वेश्चंस पैसेजेस जो हैं वो देखने को मिला है। इसमें भी 4 क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली पैसेज में देखने को मिल जाएंगे, बाकी ये क्वेश्चंस बहुत ही आसान है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। एक एक करके चारों पैसेजेस को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस कहां पे आपको पैसेज में देखने को मिल रहे हैं और कहां कहां पर हमने ये चीजें डिस्कस करी हैं विद इन क्लास, विद इन मॉक्स, कहां कहां पर हमने पढ़ रखे हैं। जितने भी टॉपिक्स है, जितने भी क्वेश्चंस है, कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट आपने पढ़ रखे हैं, तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। पेपर जो आने वाला है लगभग लगभग ऐसा ही आने वाला है ना, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। आपने लास्ट सैंपल पेपर भी देखा, वो भी जितने भी टॉपिक्स थे, 5 टॉपिक्स थे, लगभग सारे हमने पढ़े हुए थे, सारी चीजें हमने क्लासेस में कवर करी हुई थी, आपके एमआईटीज में हमने कवर करी हुई थी। आज जो सैंपल पेपर आया है इसमें से भी सारे ही आपके टॉपिक जो हैं कवर्ड हैं, ऑलरेडी हमने सारी चीजें कवर की हुई हैं। अभी जो 500 गीगावाट वाला जो पैसेज है वो तो हाल ही में अभी 1-2 मॉक पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, 1-2 मॉक पहले ही आपके क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है वो, है ना। तो ये सारी जो चीजें कहीं ना कहीं आप लोगों ने टच की हुई हैं एमआईटीज में, मॉक्स में, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही पेपर आने वाला है, एकदम जाना है चिल मोड में जाना है पेपर, और बिल्कुल जैसा मॉक आप अटेम्प्ट करते हैं वैसे ही क्लैट को भी अटेम्प्ट करके आना है, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं एक एक पैसेज को ना। पहला पैसेज जो है वो है आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस से रिलेटेड, एमएसपी से रिलेटेड। ये क्या है, पैसेज है जहां पर कुछ क्वेश्चंस आपको पैसेज बेस्ड मिलेंगे, डायरेक्टली पैसेज में ही आंसर मिल जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, मतलब खुद से थोड़ी जीके नॉलेज के अकॉर्डिंग ये अटेम्प्ट करना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस सिस्टम। प्राइमरी पर्पस क्या है मिनिमम सपोर्ट प्राइस सिस्टम का। ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे पैसेज में, डायरेक्टली हमें देखने को मिल रहा है फर्स्ट लाइन में ही, इंडियाज मिनिमम सपोर्ट प्राइस सिस्टम हैज लॉन्ग बीन अ सेंट्रल फीचर ऑफ एग्रीकल्चरल पॉलिसी डिजाइन्ड टू प्रोटेक्ट फार्मर्स फ्रॉम प्राइस वॉलेटिलिटी। डिजाइन्ड टू प्रोटेक्ट फार्मर्स फ्रॉम प्राइस वॉलेटिलिटी, तो यही देखेंगे आप, ये ऑप्शन बी, टू प्रोटेक्ट फार्मर्स फ्रॉम प्राइस वॉलेटिलिटी, है ना। तो बिल्कुल भी आपको कोई भी परेशानी की बात नहीं है। अगर पैसेज में डायरेक्टली आंसर मिल रहा है तो एक बार पैसेज देख जरूर लें, बस इसलिए ना कि हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं किसी दूसरे ऑप्शन में। एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तो नहीं है, टू एंश्योर यूनिफॉर्म क्रॉपिंग पैटर्न्स तो नहीं है। हालांकि आपको पता है कि फार्मर्स की जो प्राइस वॉलेटिलिटी है उसको कम करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एमएसपी होता है। स्टिल अगर डायरेक्टली ही हमको आंसर मिल रहा है पैसेज में, तो क्यों ना हम एकदम 100% श्योर हो जाएं कि ये आंसर जो है वो मेरा 100% करेक्ट है, यहां पर कोई भी गड़बड़ नहीं हो सकती, है ना। तो ऐसे अगर जो क्वेश्चन है जो कि आपको डायरेक्टली पैसेज में मिल रहे हैं, उसके लिए एक बार पैसेज देख जरूर लें, ठीक है ना। पता होगा, मतलब इस क्वेश्चन के लिए ऐसा नहीं था कि मुझे सिर्फ पैसेज पढ़ना ही पड़ेगा, डायरेक्टली भी मैं अटेम्प्ट कर सकता था, डायरेक्टली भी करेक्ट कर सकता था, बट स्टिल एक 100% श्योरिटी के लिए आप एक बार पैसेज को गो थ्रू जरूर कर लें, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा आसान सा ही है, जो कि आप डायरेक्टली आंसर कर सकते थे, बट स्टिल ये भी क्या पैसेज में मेंशन किया हुआ है। विच क्रॉप्स आर प्राइमरीली प्रोक्योर्ड अंडर एमएसपी सिस्टम। एमएसपी में प्राइमरीली कौन कौन सी क्रॉप जो है वो प्रोक्योर की जाती है। आप सभी जानते हैं कि पीडीएस के अंदर गेहूं और चावल सबसे ज्यादा मिलता है,
तो एमएसपी में भी हम क्या करते हैं, सबसे ज्यादा गेहूं और चावल ही लेते हैं, तो व्हीट और राइस क्या है इसका करेक्ट आंसर। और यही चीज आपके पैसेज में भी मेंशन की गई है, एमएसपी कवर सेवरल क्रॉप्स, प्रोक्योरमेंट इज कंसंट्रेटेड मेनली इन व्हीट एंड राइस, है ना, व्हीट और राइस में क्या है, मेनली कंसंट्रेटेड आपका प्रोक्योरमेंट रहने वाला है। तो यहां से हम क्या हो जाते हैं, 100% श्योर हो जाते हैं कि आपका आंसर जो है वो सी एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बॉडी रिकमेंड्स एमएसपी एवरी ईयर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ज्यादा नहीं बोल रहा मैं, बट एटलीस्ट 15 बार आप लोगों को ये चीजें कहीं ना कहीं आपने सुन ली होंगी, एटलीस्ट मैं बता रहा हूं कि 15 बार ये चीजें क्लास के अंदर, मॉक्स के अंदर, डीएनक्यूज में आपने पढ़ ली होंगी, सुन ली होंगी कि किसने, कौन जो है, कौन सी अथॉरिटी है, कौन सी बॉडी है जो कि एमएसपी को हर साल रिकमेंड करता है। तो ये करता है आपको कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस, सीएसीपी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, ये बॉडी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए, एमएसपी की प्राइस को रिकमेंड करने के लिए, क्या आपकी एमएसपी होनी चाहिए हर साल, ये रिकमेंड कौन करता है, सीएसीपी इसको रिकमेंड करता है। ठीक है ना, ये बहुत बार हमने डिस्कस किया है, 2 बार हमने मॉक्स में डिस्कस किया है, इसको मॉक्स में पूछ चुके हैं हम, इसके अलावा डीएनक्यूज में 2 से 3 बार आ चुका है ये, और क्लास में तो जब भी एमएसपी या फिर पीडीएस की बात होती है तो हम लोगों ने डिस्कस किया है, एनएफएसए की जब भी बात होती है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की बात जब भी होती है, तब हम लोगों ने इसको डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट, MSP based procurement of rice and wheat for the public distribution system primarily takes place under which law, किस लॉ के अंडर ये प्रोक्योरमेंट किया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी हमने जब भी एमएसपी पढ़ा है या पीडीएस पढ़ा है तो हर बार डिस्कस किया है कि जो भी एमएसपीज हैं, पीडीएस हैं, ये किसके अंडर आते हैं, ये आते हैं आपके नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के, एनएफएसए 2013 के अंडर ये आता है। एमआईटीज आप देखेंगे, एमआईटीज के अंदर ये पूरा आपको आर्टिकल मिल जाएगा पीडीएस एमएसपी का। इसके अलावा डीएनक्यूज में डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछ कर रखा हुआ है हमने, साथ ही साथ में मॉक्स में भी ये आपको क्वेश्चन दिख जाएगा। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था जहां पर एक स्टेटमेंट पूछा हुआ है जिधर लिखा हुआ है डायरेक्टली दैट एनएफएसए इज रिस्पांसिबल फॉर मेंटेनिंग दिस, एनएफएसए के अंडर ये जो है एमएसपी और पीडीएस काम करते हैं, आते हैं। ठीक है, एनएफएसए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, which state is most associated with heavy MSP based procurement of rice despite concerns about water use। अब ये क्वेश्चन जो है ये बड़ा जनरल सा क्वेश्चन है कि इसके लिए हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, ये क्वेश्चन जो है ना ही हम कहीं पढ़ सकते हैं या फिर डायरेक्टली इसके लिए एफर्ट कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये ज्योग्राफिकल अगर पॉइंट ऑफ व्यू है, आप थोड़ा सा ज्योग्राफी से अवेयर हैं तो भी आप पता कर सकते हैं कि राइस जो है मेनली हमें कहां देखने को मिलता है, पंजाब में ही देखने को मिलेगा। आपको पता होगा ग्रीन रिवॉल्यूशन है ना, थोड़ा बहुत ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में हमको जानकारी है तो अभी हम क्या कर सकते हैं, ये बता सकते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन मेनली कहां पर कंसंट्रेटेड था, ग्रीन रिवॉल्यूशन मेनली कंसंट्रेटेड था आपका पंजाब हरियाणा वाले रीजन में, है ना, और ग्रीन रेवोल्यूशन से ही सबसे ज्यादा व्हीट और राइस का उत्पादन कहां पे स्टार्ट होता है, पंजाब और हरियाणा में, है ना। तो यही आपको इकलौता एक ऑप्शन दिख रहा है जो कि सही हो सकता है, तो पंजाब क्या है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो बेसिक ज्योग्राफी से मतलब आपको एग्जैक्ट फैक्ट याद रखने की भी जरूरत नहीं थी, यहां पर एक बेसिक आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, बेसिक ज्योग्राफी का दिमाग लगाते हैं अपना, तो अभी आप क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए था। ठीक है ना। नेक्स्ट पैसेज रिलेटेड है आपका इसरो से रिलेटेड, इसरो के अलावा इसरो की जो भी काम रहे हैं अभी तक ना, पास्ट प्रोग्राम्स रहे हैं, जैसे कि मंगलयान है उसके बारे में इसमें चर्चा की गई है, गगनयान चंद्रयान 5 के बारे में, चंद्रयान के बारे में चर्चा की गई है इसमें, अग्निकुल कॉस्मोस है, विक्रम एस है, इसके बारे में भी बात की गई है। तो कुछ क्वेश्चंस तो डायरेक्टली ही आपको पैसेज में देखने को इसके अंदर मिल जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस आपको अलग से डील करना पड़ेगा। डायरेक्टली आते हैं क्वेश्चंस पर। फर्स्ट क्वेश्चन है विच बॉडी ऑथराइजेस प्राइवेट कंपनीज टू कंडक्ट स्पेस एक्टिविटीज इन इंडिया। स्पेस एक्टिविटीज को कंडक्ट करने के लिए इंडिया में कौन सी अथॉरिटी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है प्राइवेट कंपनीज की, एनएसआईएल, इन स्पेस, डीआरडीओ या फिर नीति आयोग। तो ये क्वेश्चन जो है डायरेक्टली आपको पैसेज में देखने को मिल रहा है, यहां पर बात की गई है इन स्पेस की, इन स्पेस इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। दिस रेगुलेटरी बॉडी ऑथराइजेस प्राइवेट कंपनीज टू बिल्ड सैटेलाइट्स, डेवलप लॉन्च व्हीकल्स एंड इवन ऑपरेट लॉन्च पैड्स। तो ये अथॉरिटी जो है इन स्पेस जो है वो क्या है, ऑथराइज करती है प्राइवेट कंपनीज को कि वो सैटेलाइट बना सकते हैं, लॉन्च पैड्स बना सकते हैं, लॉन्च व्हीकल्स जो है वो डेवलप
कर सकते हैं। तो डायरेक्टली 100% हम श्योर हो सकते हैं कि इन स्पेस जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इन स्पेस क्या है, एकदम इसका करेक्ट आंसर है। ये डायरेक्टली आपको पैसेज में ही आंसर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमें पैसेज में ही देखने को मिलता है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट लॉन्च पैड एस्टैब्लिश्ड बाय अग्निकुल कॉस्मोस। सिग्निफिकेंस क्या है, इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट लॉन्च पैड अग्निकुल कॉस्मोस जो है उसका सिग्निफिकेंस क्या है। ये क्वेश्चन भी आपको डायरेक्टली पैसेज में देखने को मिलेगा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। अग्निकुल कॉस्मोस के बारे में यहां पर बात की गई है कि इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट लॉन्च पैड वाज इनॉग्रेटेड एट इसरो कैंपस इन श्रीहरिकोटा बाय अग्निकुल कॉस्मोस, enabling startups to conduct autonomous launches while maintaining technical coordination with ISRO। स्टार्टअप्स को enable करता है to conduct autonomous launches conduct करने के लिए क्या करता है, स्टार्टअप्स को encourage करने का काम करता है। तो यही ऑप्शन डी में बात की गई है कि it allows startups to conduct launches independently। ठीक है, यही स्टेटमेंट है, डायरेक्टली आपका पैसेज में लिखा हुआ है, बस वहां पर ऑटोनोमस वर्ड यूज किया गया है, यहां पर इंडिपेंडेंटली वर्ड यूज किया गया। ठीक है, तो बस इसको थोड़ा सा पैसेज अगर आप देखते तो इसको डायरेक्टली करेक्ट कर सकते थे किसी भी दिक्कत के बिना, क्योंकि इस क्वेश्चन में मे भी हो सकता है थोड़ा सा आपको डाउट हो जाए अगर आप पैसेज नहीं पढ़ रहे हैं तो, है ना, कि इट रिप्लेसेस इसरोज लॉन्च फैसिलिटीज एंटायरली। हालांकि ये ऑप्शन ही देखने में लग रहा है कि बकवास ऑप्शन है। इट इज यूज्ड ओनली फॉर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशंस, ये हमको लग सकता है कि मे भी हो सकता है, आंसर हो सकता है। इट इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि वहीं पर मेंशन है कि श्रीहरिकोटा में एस्टैब्लिश किया है ना, तो ये भी गलत हो जाता है। लास्ट में आपका ऑप्शन बनता है बी और डी में हो सकता है किसी को कंफ्यूजन हो जाए, तो एक बार 100% श्योर होने के लिए हम पैसेज जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्काई रूट एरोस्पेस विक्रम एस क्या है। ये क्वेश्चन कई बार हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, कई बार हमने ये चीजें पढ़ी हुई हैं। विक्रम एस कुछ समय पहले न्यूज में था, वहां पर हमने पढ़ा था कि विक्रम एस क्या है, एक प्राइवेट बिल्ट रॉकेट है। ये क्वेश्चन भी आपको डायरेक्टली पैसेज में देखने को मिल जाता है कि स्काई रूट एरोस्पेस ऑल्सो लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ट रॉकेट विक्रम एस। इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ट रॉकेट विक्रम एस, तो इसका सही आंसर हमें यही पैसेज में देखने को मिल जा रहा है डायरेक्टली, इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ट रॉकेट। बी क्या है इसका एकदम करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलता है, स्काई रूट एरोस्पेस विक्रम एस इज इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ट रॉकेट। नेक्स्ट वन, ये हो गए आपके क्या पैसेज बेस्ड क्वेश्चन से पैसेज से। अब आपको थोड़े से नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। पहला है कि इसरोज मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर। अगर आप लोगों ने स्टैटिक बुकलेट, फर्स्ट स्टैटिक बुकलेट जो है GS1 की, उसको ठीक से पढ़ा है तो आप इसको इजीली आंसर कर सकते हैं। हमने सारे मिशंस डिस्कस करे हैं, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, मंगलयान मिशन, गगनयान मिशन, शुक्रयान जो आने वाला है अभी, उसके बारे में भी हमने चर्चा करी है ना। जितने भी आपके आदित्य L1, जितने भी आपके मिशन है, सबके बारे में हमने डिटेल में चर्चा की है। साथ साथ में जब भी क्लास हुई है हमने बात करी है कि ये कब लॉन्च किया गया था, कभी अपने ऑर्बिट में पहुंचा है, ये सब भी बातें हमने करी हुई हैं। तो इजीली आप इसको करेक्ट कर सकते थे अगर आपने स्टैटिक मॉड्यूल जो है वो ठीक से पढ़ा हुआ है। ठीक है, 2013 में क्या हुआ था, मार्स ऑर्बिटर मिशन जो है आपका लॉन्च किया गया था, है ना। 2013 में ये लॉन्च किया गया था, 2014 में ये पहुंचा था अपने ऑर्बिट में, ये पहुंचा था, है ना। तो 2013 इसका क्या है करेक्ट आंसर होने वाला है। सक्सेसफुली एंटर्ड मार्शियन ऑर्बिट इन 2014, मेकिंग इंडिया द फर्स्ट एशियन नेशन टू डू सो। इसके बाद है नाविक इंडियाज रीजनल नेविगेशन सिस्टम ऑपरेट्स प्राइमरीली इन विच फ्रीक्वेंसी बैंड। नाविक क्या है, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन। ठीक है, क्या था, इंडिया का एक जीपीएस सिस्टम कह सकते हैं आप, इंडिया का एक नेविगेशन सिस्टम कह सकते हैं। जैसे कि जीपीएस है ना, जियो पोजिशनिंग सिस्टम है जैसे कि आपका यूएसए का, उसी तरीके से नाविक क्या है, इंडिया का नेविगेशन सिस्टम है। इसके बारे में भी हमने बात करी थी जब हमने स्पेस के बारे में पढ़ा था, है ना। जब हम स्टैटिक मॉड्यूल पढ़ रहे थे तब हमने नाविक के बारे में पढ़ा था, उसमें हमने बात करी थी कि ये जो फ्रीक्वेंसी बैंड है L5 और S बैंड में ये काम करता है। नाविक के अंदर टोटल 7 सैटेलाइट्स थी, है ना, टोटल 7 सैटेलाइट्स थी जो कि जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में काम करती हैं। L5 और S बैंड फ्रीक्वेंसी के अंदर भी ये काम करते हैं ना। तो ये बेसिक नॉलेज भी अपने को अगर है, ऑप्शंस भी अगर आप देखोगे ना तो ऑप्शंस भी इतने इसके सही नहीं है कि जहां पर आप डायरेक्टली इसको क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट
कर सकते हैं। का बैंड, कू बैंड ये कोई है ही नहीं, एक्स बैंड, यूएचएफ बैंड है ना, तो ये डायरेक्टली आप ऑप्शन से भी एलिमिनेट इसको कर सकते थे। नेक्स्ट इज अग्निकुल कॉस्मोस अग्निबाण रॉकेट यूजेस विच टाइप ऑफ प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी। अग्निकुल कॉस्मोस अग्निबाण रॉकेट जो है, अग्निकुल कॉस्मोस का जो अग्निबाण रॉकेट है, इसमें कौन सा फ्यूल सिस्टम, कौन सा प्रोपल्शन सिस्टम, प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी जो है वो यूज की जाती है। इसका करेक्ट आंसर है सेमी क्रायोजेनिक इंजन बिल्ट वाया 3D प्रिंटिंग। ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा अलग था। ये क्वेश्चन बेसिकली अपन क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा एलिमिनेट करके कर सकते थे, क्योंकि न्यूक्लियर थर्मल प्रोपल्शन तो होता नहीं है, देखो है ना। डी ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया, ए भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि जनरली आप जो जितने भी आपके सैटेलाइट्स हो रहे हैं, जितने भी रॉकेट्स हो रहे हैं, उनमें सिर्फ सॉलिड नहीं यूज कर रहे हैं हम, या तो सॉलिड लिक्विड का मिक्सचर यूज कर रहे हैं या फिर क्रायोजेनिक बेस्ड ही सिस्टम यूज कर रहे हैं। क्रायोजेनिक अपर स्टेज और सी ऑप्शन जो है उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता था, तो यहां पर सेमी क्रायोजेनिक इंजन का यूज किया जाता है, क्योंकि कम टेम्परेचर्स पर भी आपको क्या ले जाना पड़ सकता है, अग्निबाण रॉकेट को ले जाना पड़ सकता है। ठीक है, तो सेमी क्रायोजेनिक इंजन इसका क्या है, करेक्ट आंसर होगा, बिल्ट वाया 3D प्रिंटिंग। नेक्स्ट, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट टू लैंड अ स्पेसक्राफ्ट ऑन फार साइड ऑफ द मून। ये कई बार हम बात कर चुके हैं, डीएनक्यूज में हमने डिस्कस किया है कि पहली कंट्री कौन सी है फार साइड ऑफ द मून पर जाने वाली, तो वो है आपकी चाइना। चाइना का चैंग मिशन जो था, चैंग मिशन जो था चाइना का, वो क्या था, पहला ऐसा मिशन था जो कि मून के फार साइड पर पहली बार पहुंचा था, है ना। बहुत बेसिक सा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कई बार इसको डिस्कस हम लोगों ने किया हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट पैसेज जो है वो है आपका, इंडिया का जो टारगेट है रिन्यूएबल एनर्जी के, इंडिया के जो टारगेट्स हैं 500 गीगावाट बाय 2030, उससे रिलेटेड ये पूरा पैसेज है। इसके अलावा सोलर एनर्जी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इस सब चीजों से रिलेटेड ये क्या है आपका पूरा पैसेज हमें दे रखा है। बहुत लंबा पैसेज है, 2-3 पेज का पूरा ये क्या है पैसेज है आपका, है ना। तो पूरा हमको नहीं पढ़ना है, एक सरसरी नजर से आपको देखना पड़ता है ना। जीके में पूरा पैसेज बिल्कुल मत पढ़ने लग जाना, है ना, टाइम वेस्ट होगा हमारा। और जनरली हम मिस्टेक यही कर रहे हैं, फिर अब बच्चे आके बोल रहे हैं क्या कि सब 25-25 मिनट लग जा रहे हैं। लगाना ही नहीं है भाई ना, 25 मिनट बिल्कुल नहीं लगाने हैं आपको जीके के अंदर। आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन पढ़ना है ना। सीधे हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, पैसेज पर जाएंगे। आपको पहले पैसेज पढ़ के क्वेश्चन पर नहीं जाना है, क्योंकि ये कोई इंग्लिश या आरसी का पेपर नहीं है, जीके का पेपर। तो जीके के पेपर में आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चंस गो थ्रू करने हैं, पहले एक बार क्वेश्चंस देखने हैं सारे, उसके बाद क्या करेंगे अपन, फिर पैसेज पर जाएंगे और क्वेश्चंस में क्या करेंगे, कुछ की टर्म्स जो है फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे कि यहां पर मुझे दिख रहा है कि 2030 टारगेट पूछा गया है नॉन फॉसिल फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी का। अब मैं क्या ढूंढूंगा, पैसेज के अंदर 2030 टारगेट ढूंढूंगा, ठीक है। अब देखो पहले पैराग्राफ में मुझे कुछ दिख रहा है क्या, कुछ नहीं दिख रहा है ना। यहां पर मुझे दिख रहा है कि अचीविंग India's energy roadmap is the goal of achieving 500 gigawatt of non-fossil fuel electricity capacity by 2030 ना। यही मुझे क्या दिख गया, ये आंसर मुझे दिख गया है कि 500 गीगावाट का जो हमारा टारगेट है नॉन फॉसिल फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी का, वो क्या है 2030 तक है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है आपका 500 मेगावाट हो जाता है, 500 मेगावाट हो जाता है। क्लियर है ना। तो पूरा आपको पैसेज गो थ्रू नहीं करना है, पूरा पैसेज पढ़ने का कोई मतलब नहीं है ना, पूरा पैसेज पढ़ने का कोई जरूरत ही नहीं है। हमको क्या करना है, बस कीवर्ड्स फाइंड आउट करना है और उन कीवर्ड्स को क्या करना है, पैसेज में ढूंढने की कोशिश करनी है ना। बस एक सरसरी नजर से देखना है, डायरेक्टली आपको वो वर्ड मिल जाता है, डायरेक्टली क्या करें, उसको उस लाइन को पढ़ें और आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट, द इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाज इनिशियली लॉन्च्ड बाय इंडिया एंड विच कंट्री। अब यहां पर क्या मार्क कर लो, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। जहां भी मुझे इंटरनेशनल सोलर अलायंस दिखेगा तो मैं क्या करूंगा, रुक जाऊंगा उस पैसेज में, ठीक है ना। अब देखो यहां पर क्या है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस कहां दिख रहा है मुझे, फर्स्ट पैरा में कहीं पर नहीं दिख रहा है। A major institutional driver of India's renewable energy ambitions has been the International Solar Alliance, headquartered in Gurgaon, India, along with France. यहां पर मुझे दिख गया along with France, ठीक है। तो डायरेक्टली अपन क्या जाएंगे, आंसर पर जाएंगे। क्वेश्चन हमसे पूछा किया था कि ISA was initially launched by India and which country, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फ्रांस। फ्रांस के साथ में डायरेक्टली हमें पैसेज में दिया था, हमें कोई एफर्ट करना ही नहीं है ना। हम क्या हो गए, 100% श्योर हो गए कि ये आंसर जो है वो क्या है आपका एकदम करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन इज प्राइमरीली एक्सपेक्टेड टू डीकार्बोनाइज विच सेक्टर्स। अब यहां पर ग्रीन हाइड्रोजन एक तो कीवर्ड हो गया, एक कीवर्ड हो गया मेरा डीकार्बोनाइज, है ना, डीकार्बोनाइज करने की बात चल रही है, किस सेक्टर, है ना, विच सेक्टर इज एक्सपेक्टेड टू डीकार्बोनाइज। तो यहां पर आ जाएंगे डायरेक्टली पैसेज पर। अब मैं या तो ढूंढूंगा ग्रीन हाइड्रोजन या मैं ढूंढूंगा डीकार्बोनाइज। कहां दिख रहा है मुझे, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन दिख गया मुझे, यहां मतलब इस लाइन में कुछ ना कुछ होने वाला है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च्ड विद substantial budgetary support aims to position India as a major producer and exporter of green hydrogen by 2030. This fuel is expected to decarbonize hard to abate sectors such as steel, cement and heavy transport while reducing dependence on imported fossil fuels. Steel, cement and heavy transport. तो यही क्या है आपका करेक्ट आंसर यहां पे मिल जा रहा है हमको। ग्रीन हाइड्रोजन इज प्राइमरीली एक्सपेक्टेड टू डिकार्बोनाइज विच सेक्टर्स, स्टील, सीमेंट एंड हैवी ट्रांसपोर्ट। अब ये क्वेश्चंस हमको वैसे भी पता नहीं होता है ना, अगर इतना हम पढ़ते भी नहीं ना, इतना हम डिटेल में नहीं पढ़ते हैं चीजों को कि इसका आंसर भी हम करेक्ट कर पाते, अगर ये पैसेज में नहीं मिलता तो, है ना। इसमें थोड़ा सा अपन लॉजिक वगैरह लगा सकते थे, करेक्ट कर सकते थे, बट पढ़ते तो नहीं है इस तरह के सब्जेक्ट, तो इस तरह के क्वेश्चंस, ठीक है। तो ऐसे जो क्वेश्चन है डायरेक्टली आपको पैसेज में अगर मिल रहे हैं तो वो क्या है, बोनस ही है ना। ये क्वेश्चन सारे कितने हैं जो भी अपन पैसेज में देख रहे हैं क्वेश्चंस, वो सभी क्या है, बोनस क्वेश्चंस हैं, सभी के सही होने चाहिए। यहाँ पर तो बिल्कुल गलती एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते, अगर ये क्वेश्चन तुम छोड़ के आ रहे हो तो पहली बार हो, है ना। मान के चलना कि अगर ये पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस भी अगर हम गलत करके आ रहे हैं, वी आर आउट ऑफ द सिलेक्शन, हम नहीं है रेस में फिर, है ना, बिल्कुल मान के चल सकते हैं आप, क्योंकि ये क्वेश्चन 100% सही होने चाहिए। बहुत ही कम एफर्ट से 100% स्कोर आपको यहां पर मिल सकता है ना, तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है इस तरह के क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पॉलिसी मैकेनिज्म हैज रिप्लेस्ड फीड इन टैरिफ्स फॉर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स क्रिएटिंग शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी। विच पॉलिसी मैकेनिज्म हैज रिप्लेस्ड फीड इन टैरिफ्स फॉर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स क्रिएटिंग शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी। अब मेरे को विंड एनर्जी एक टर्म दिख रहा है यहाँ पर और शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी दिख रहा है ना। मैं ढूंढूंगा विंड एनर्जी और शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी के बारे में कुछ मुझे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है इसके अंदर। विंड एनर्जी दिख गया मुझे, पहला ही वर्ड दिख गया विंड एनर्जी इसमें, है ना। विंड एनर्जी वंस द बैकबोन ऑफ इंडियाज रिन्यूएबल सेक्टर हैज आल्सो विटनेस्ड रिन्यूड इंटरेस्ट थ्रू ऑफशोर विंड एक्सप्लोरेशन एंड रीपावरिंग policies to upgrade older, less efficient turbines. However, the shift from feed-in tariffs to competitive bidding has created short-term volatility in the sector. तो competitive bidding जो है उसने क्या किया है, short-term volatility लेकर के आया है इस सेक्टर के अंदर, है ना। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि which policy mechanism has replaced feed in tariffs for wind energy projects creating short term volatility। कौन से मैकेनिज्म के द्वारा शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी आई है, तो कॉम्पिटिटिव बिडिंग। यही मुझे आंसर जो है वो करेक्ट मिल गया है। कॉम्पिटिटिव बिडिंग क्या है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अब ये मैकेनिज्म के बारे में हम कुछ पढ़ते थे क्या कभी, है ना, नहीं पता था हमको इसके बारे में, बट क्या डायरेक्टली आपको पैसेज में आंसर मिल गया। तो ऐसा मत करना कि डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ा, नहीं बना आंसर तो छोड़ दिया, है ना, ये नहीं करना है, क्योंकि पैसेज बेस्ड क्वेश्चन दे रहा है। दोनों ही सैंपल पेपर में उसने पैसेज बेस्ड क्वेश्चन दिए हैं, मतलब कि एग्जाम में भी पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। तो क्वेश्चन देख के एकदम ही उसको छोड़ मत देना, क्वेश्चन देखना, कीवर्ड्स फाइंड आउट करना, फिर जाना कहां, पैसेज के ऊपर, पैसेज में उन कीवर्ड्स को ढूंढना। मिल जाए आंसर तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो फिर अपन क्या करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल सोलर अलायंस वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर। अब नेशनल सोलर अलायंस वैसे तो मुझे पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो मैं क्या करूंगा, जाऊंगा ढूंढूंगा कहां, पैसेज के अंदर, नेशनल सोलर मिशन। देखो भाई ढूंढो इसके अंदर नेशनल सोलर मिशन दिख रहा है क्या, कहीं नहीं दिख रहा है ना, यहां पर इस स्लाइड के अंदर तो नहीं है। इसमें भी नेशनल सोलर मिशन के बारे में तो कोई जानकारी नहीं दी गई है। यहां दिख रहा है क्या, नहीं है। नेशनल सोलर पार्क के बारे में जरूर चीज दी गई है, बट नेशनल सोलर मिशन के बारे में कोई भी चीज आपको यहां पर नहीं बताई गई है। लास्ट भी देख लेते हैं अपन, नहीं है यहां भी सोलर, नेशनल सोलर मिशन के बारे में कोई भी
जानकारी नहीं है, मतलब कि ये आंसर हमको अपने नॉलेज के अकॉर्डिंगली ही आंसर करना पड़ेगा। नेशनल सोलर मिशन, तो नेशनल सोलर मिशन जो है आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, कई बार सुना होगा, और हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया है। जब भी हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस पढ़ा है उससे पहले हमने नेशनल सोलर मिशन के बारे में पढ़ाई है। क्या है आपका ये एनएपीसीसी जो है उसका ही एक पिलर है। 8 मिशन जो है एनएपीसीसी के, उसके एक पिलर के अंडर क्या आता है आपका नेशनल सोलर मिशन आता है, जो कि 2010 में लॉन्च किया गया था। कई बार इसको हमने डिस्कस किया है, क्लासेस में डिस्कस किया है, एमआईटीज में डिस्कस किया है, स्टैटिक बुकलेट में डिस्कस किया है। स्टैटिक बुकलेट जो है आपकी, वहां पर भी हमने इसके बारे में चर्चा की है कि 2010 में नेशनल सोलर मिशन जो है वो आया था। पहले इसका नाम क्या था? पहले इसका नाम था जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पर, है ना, जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन क्या था इसका नाम था, इसके नाम से लॉन्च किया गया था जनवरी 2010 के अंदर। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंजेस जो है उसका ही एक क्या है, ये पिलर है। टोटल 8 मिशन जो है उसमें से एक मिशन क्या है आपका, ये नेशनल सोलर मिशन था। ठीक है ना। नेक्स्ट, COP28 relevant to global climate commitments was hosted by which country? COP28, अब ये तो मत बोलना कि कहां पड़ी है सर, UNFCCC के बारे में हमने क्लास में कई बार डिस्कस किया है। UNFCCC की हमेशा मैंने बोला है कि क्या करें आप, जो भी रिसेंट कॉप्स हैं लगभग 26 के बाद में जितनी भी रिसेंट कॉप्स हुई हैं उनको एक बार जरूर याद रखें, उनके जो लोकेशंस हैं उनको एक बार जरूर याद रखने के लिए हमने हमेशा डिस्कस किया है, हमने हमेशा बात करी है कि ये तो हमें एटलीस्ट पता होने चाहिए। ठीक है ना। तो COP28 हमसे यहां पर क्वेश्चन में पूछा गया है, तो COP28 कहां हुई थी? COP28 हुई थी यूएई में, दुबई में। COP28 कहां हुई है? COP28 हुई है दुबई में। और अभी हाल में ही COP30 हुई थी, इसलिए और ज्यादा चर्चा में था। तब भी जब हमने COP30 के बारे में चर्चा करी तब भी हमने डिस्कस किया था कि लास्ट कॉप से एक बार आप लोग देख लें। तो COP28 कहां है? दुबई में है। COP29 कहां थी? COP29 आपकी बाकू अजरबैजान में हुई थी लास्ट ईयर। COP30 इस साल कहां हुई है? तो बेलिम ब्राजील में हुई है। और COP31 कहां पर होने वाली है? आपसे नेक्स्ट ईयर भी पूछ सकता है वो। तो COP31 टर्की में होने वाली है। COP31 आपकी नेक्स्ट ईयर होने वाली है टर्की के अंदर। तो ये क्या है, कुछ मेजर कॉप्स हैं। इसके अलावा और भी जो पुरानी कुछ कॉप्स हैं उनके बारे में भी हमने चर्चा करी है एनवायरमेंट की क्लास के अंदर। एनवायरमेंट की जो आपके पास में पीपीटी है उसके अंदर भी हमने डिस्कस किया हुआ है कि कौन कौन सी कॉप्स आपकी इंपॉर्टेंट है, जैसे COP1 है, COP3 है ना। ये सब जो कॉप है वो आपके इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में अपने को पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए। तो एक स्टैटिक क्वेश्चन ही था, बहुत ज्यादा इसके अंदर कुछ ऐसा नहीं था, ये क्वेश्चन बनना नहीं था, है ना, बहुत आसान ही क्वेश्चन था, कई बार हम लोगों ने डिस्कस किया। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर पार्क भादला सोलर पार्क इज लोकेटेड इन। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर पार्क भादला सोलर पार्क कहां पर लोकेटेड? तो देखो, हो सकता है ये क्वेश्चन आउट ऑफ रेंज हो, हम लोगों ने नहीं पढ़ा हो, है ना, हम लोगों ने शायद इसको नहीं पढ़ा है, बट एक बेसिक लॉजिक से इसको सॉल्व जो है वो किया जा सकता था। सोलर एनर्जी में सबसे ज्यादा कौन है? सोलर एनर्जी, अपने ये चीज तो हमने बिल्कुल डिस्कस करी है कि सोलर एनर्जी में टॉप लीडिंग स्टेट कौन है इंडिया का? राजस्थान ना। सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी कौन प्रोड्यूस कर रहा है? राजस्थान इस समय सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। तो एक बेसिक इस लॉजिक से हम बता सकते हैं कि इंडिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क भी कहां पर स्टैब्लिश होना चाहिए? राजस्थान में ही स्टैब्लिश होना चाहिए। और यही क्या है इसका सही आंसर भी है। तो एक बेसिक लॉजिक किसी को रिलेट करके भी क्या कर सकते हैं अपन, कभी आंसर तक पहुंच सकते हैं। 100% श्योरिटी नहीं होती है इसमें, बट ना कुछ से कुछ भला है इसमें। अपन एक बेसिक सा लॉजिक अगर लगा कर करते हैं, एक कॉमन सेंस लगा करके चीजें करते हैं, तो कई बार चीजें करेक्ट हो सकती है ना। तो एकदम श्योर तो नहीं बोलूंगा मैं कि यहां पर आप एकदम श्योर हो सकते हैं, बट एक रिस्क जो है, कैलकुलेटेड रिस्क जो है वो ले सकते हैं यहां पर, है ना। कैलकुलेटेड रिस्क की बात है, क्योंकि हमको इतना पता है कि सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी राजस्थान में होती है, तो एक संभावना हो सकती है कि ये जो सबसे बड़ा पार्क है वो भी कहां पर हो? राजस्थान में ही है। ठीक है, 100% श्योरिटी बिल्कुल नहीं है इसकी। अपने थोड़ा सा अपने विवेक से काम लेना है यहाँ पर। ऐसी कंडीशन जब भी बनती है, अपने थोड़े से लॉजिक के अकॉर्डिंगली क्या करना है आपको, उस टाइम पर एक्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो राजस्थान ही क्या है इसका करेक्ट आंसर है, भादला सोलर पार्क का। तो इस लॉजिक से भी कभी क्या कर सकते हैं, चीजों को रिलेट करके आंसर करने की कोशिश कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक एनुअली? वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक कई बार डिस्कस किया है अपन ने।
डीएनक्यूज में, मॉक्स में डायरेक्टली ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है कि वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक हर साल कौन निकालता है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है इसको निकालने का काम करती है हर साल। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है वो क्या करती है? आपका वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक हर साल निकालने का काम करती है। बहुत बेसिक सा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल गलत ये नहीं होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है लिथियम से रिलेटेड कि लिथियम एसेंशियल फॉर बैटरी स्टोरेज इज प्रीडोमिनेंटली इंपोर्टेड बाय इंडिया फ्रॉम विच कंट्री? जब भी हमने ईवीज की बात करी है तब हमने लिथियम के बारे में बात करी है, और लिथियम के बारे में जब भी हमने बात करी है, हमने बात करी है कि लिथियम सबसे ज्यादा कहां से मंगाता है इंडिया? तो इंडिया सबसे ज्यादा लिथियम मंगाता है ऑस्ट्रेलिया से, है ना। कई बार ये चीज डिस्कस करी है, बहुत बेसिक सी चीज है। जितना भी आपने न्यूज़पेपर्स पढ़े हैं, न्यूज़पेपर में हर 2 या 3 दिन में एक बार लिथियम के बारे में कुछ ना कुछ आर्टिकल आ ही जाता है, और जब भी लिथियम के बारे में आर्टिकल आता है तो ऑस्ट्रेलिया का नाम ना हो इसमें, ये पॉसिबल ही नहीं, ठीक है ना। तो यहां पर क्या देख सकते हैं आप, ऑस्ट्रेलिया में से सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं हम क्या? लिथियम। बहुत बेसिक सा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कई बार क्लास में डिस्कस हुआ है, एमआईटीज में भी ये डिस्कस हो चुका है। नेक्स्ट है आपका लास्ट पैसेज, सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है तमिलनाडु गवर्नर के लिए कि एसेंट देना जो है वो मैंडेटरी रहेगा। 30 डेज का टाइम दिया था, फिर लेटर ऑन बाद में ये चैलेंज हो गया सुप्रीम कोर्ट में, और इसके अंदर अभी और डेवलपमेंट्स होना बाकी है। अभी पूरी तरीके से ये केस जो है रिजॉल्व नहीं हुआ है, अभी इसमें और भी चीजें चल रही हैं, बट स्टिल हमने यहाँ पर ये पैसेज जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। आते हैं क्वेश्चन पर। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें जो है वो डायरेक्टली पैसेज में ही आपको देखने को मिलेंगे, उन पर भी आएंगे। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिड द सुप्रीम कोर्ट रूल इन तमिलनाडु गवर्नर? तमिलनाडु केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या रूलिंग दी है? तो डायरेक्टली अपन वहीं आ जाते हैं कि क्या आपसे को पैसेज में मिल सकता है तमिलनाडु गवर्नर की रूलिंग के बारे में। इन 2025 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिलीवर्ड लैंडमार्क रूलिंग्स दैट सिग्निफिकेंटली clarified the balance of power between state legislatures. A key judgment in the state of Tamil Nadu versus governor of Tamil Nadu reaffirmed that a state governor does not have an absolute or pocket veto. ध्यान से पढ़ना, state governor does not have an absolute or pocket veto over bills passed by state legislature. A governor must act on bills either by giving assent, returning them with comments, or reserving them for president, but cannot indefinitely stall और withhold the assent. यहां पर बोला है कि इंटेंशनली क्या कर, प्रेसिडेंट ने डायरेक्शन दिए हैं कि गवर्नर और प्रेसिडेंट कैन, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिए हैं कि गवर्नर एंड प्रेसिडेंट कैन नॉट इंडेफिनेटली विदहोल्ड दी एसेंट, विदहोल्ड नहीं कर सकते इंडेफिनेट टाइम के लिए एसेंट को, है ना। ये वर्डिक्ट क्या है सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि वर्डिक्ट क्या दिया है। पहला ऑप्शन है गवर्नर्स हैव एब्सोल्यूट वीटो पावर ओवर स्टेट बिल्स, तो ये तो मना किया था ना, एब्सोल्यूट वीटो पावर नहीं है। गवर्नर्स में इंडेफिनेटली विदहोल्ड एसेंट टू स्टेट बिल्स, नहीं, उल्टी बात की है ना इसके कि इंडेफिनेटली नहीं कर सकता। गवर्नर्स कैन नॉट इंडेफिनेटली डिले एसेंट टू बिल्स पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर, तो ये क्या होगा इसका सही आंसर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यही बात इसमें दी गई है कि गवर्नर्स कैन नॉट इंडेफिनेटली डिले एसेंट टू द बिल्स। गवर्नर मस्ट सीक प्रेसिडेंट्स अप्रूवल फॉर एवरी बिल, ये भी बात नहीं है, एवरी बिल के लिए, हर बिल के लिए थोड़ा ना जाएंगे। गवर्नर जो बिल रिजर्व करेगा प्रेसिडेंट के लिए वही बिल तो बच जाएंगे प्रेसिडेंट के पास, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है गलत है। सी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ये भी हमें कहां दिख रहा है, डायरेक्टली पैसेज में आपको देखने को मिल रहा था। डायरेक्ट लाइन लिखी हुई थी कि इनडेफिनेट टाइम के लिए रिजर्व नहीं कर सकता। गवर्नर मस्ट एक्ट ऑन बिल्स ईदर बाय गिविंग एसेंट, रिटर्निंग देम विद कमेंट्स और रिजर्विंग देम फॉर द प्रेसिडेंट, बट कैन नॉट इंडेफिनेटली स्टॉल और विदहोल्ड हिज एसेंट। एसेंट जो है वो विदहोल्ड नहीं कर सकता इंडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए। क्लियर है भाई? नेक्स्ट, under the court's 2025 rulings, when can courts intervene if a governor delays assent to a bill? अगर गवर्नर डिले कर रहे हैं एसेंट देने के लिए तो कोर्ट के अकॉर्डिंगली क्या ये रूलिंग दी गई है? ओनली इफ द गवर्नर रिजेक्ट्स द बिल, when there is prolonged or unexplained delay in acting on the bill, whenever the governor sends a bill to the president, or only after 5 years of delay. ठीक है, तो कई बार क्या होता है, थोड़े से ऑप्शंस को भी एक बार रीड आउट कर लिया करो, हो सकता है कि ऑप्शंस आपको डायरेक्टली पैसेज में मिल जाए। कोर्ट की रूलिंग के अकॉर्डिंगली व्हेन कैन कोर्ट्स इंटरवीन इफ अ गवर्नर डिलेज एसेंट टू द बिल, तो यहां पर कीवर्ड में मार्क कर लेता हूं क्या, इंटरवीन। गवर्नमेंट कोर्ट कहां पर इंटरवीन कर सकती है, तो ढूंढेंगे अपन क्या वर्ड इंटरवीन इस पैसेज के
अंदर के इंटरवीन कहां पर कर रही है कोर्ट, है ना, कोर्ट कहां पर इंटरवीन कर सकता है। तो अब ये डायरेक्ट वर्ड तो मुझे कहीं नहीं दिख रहा है ऐसा। द कोर्ट स्ट्रक डाउन द अर्लियर insistence on deemed assent, still it retained the principle that prolonged or unexplained inaction by constitutional heads can be reviewed by courts safeguarding legislative autonomy while preserving constitutional discretion. तो ये prolonged और unexplained inaction by constitutional heads मतलब आपका गवर्नर और प्रेसिडेंट, अगर ये क्या करते हैं, prolonged और unexplained inaction करते हैं किसी भी बिल के ऊपर, तब क्या कर सकता है कोर्ट, ये रूलिंग जो है वो ले सकता है। कोर्ट की ये रूलिंग दी गई है कि व्हेन कैन कोर्ट्स इंटरवीन, कोर्ट इस टाइम पर इंटरवीन कर सकते हैं व्हेन देयर इज अ प्रोलॉन्ग्ड और अनएक्सप्लेन्ड डिले, है ना, बिना किसी मतलब के डिले किया जा रहा है किसी बिल को पास करने के लिए, तब क्या कर सकती है आपकी कोर्ट, इंटरवीन इसके अंदर कर सकती है। तो ये पैसेज, ये क्वेश्चन भी आपको डायरेक्टली पैसेज में कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा बस आपको डिटेल में इसको पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए ना थोड़ा सा लीगल में जितना पढ़ना पड़ता है ना वैसा थोड़ा सा देखना पड़ता है। आप लोग तो शायद बेहतर जानते हैं ना इस चीज को कि लीगल में तो और ज्यादा डीप में आपको चीजें पढ़नी पड़ती है ना। तो यहां पर इजीली आप क्या कर सकते थे, इसको इन्फर कर सकते थे पैसेज से, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डायरेक्टली नहीं था, बट इन्फर करना बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द गवर्नर्स पावर टू गिव और विदहोल्ड एसेंट टू स्टेट बिल्स डिफाइंड। आर्टिकल 200, बहुत आसान सा ये आर्टिकल, इतना चर्चा में रहता है, कई बार हमने पढ़ा हुआ है, जीके में भी पढ़ा हुआ है, इवन आपने लीगल में जब भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है तब भी आर्टिकल 200 के बारे में सुना ही है कि गवर्नर के पास में क्या होती है, कुछ पावर्स होती हैं बिल को लेकर के आर्टिकल 200 के अंदर, कि वो बिल को एसेंट दे सकते हैं या रिजर्व भी रख सकते हैं किसके लिए, प्रेसिडेंट की एसेंट के लिए। 201 में प्रेसिडेंट के पास में पावर है कि जो भी रिजर्व बिल है गवर्नर के द्वारा उसको क्या देना है, एसेंट देना है। तो 200 आर्टिकल जो है वो क्या है, आपका गवर्नर की पावर है जहां पर वो विद होल्ड कर सकते हैं, एसेंट को अपनी दे सकते हैं, विद होल्ड कर सकते हैं या फिर रिजर्व भी रख सकते हैं किसके लिए, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के लिए। ये आर्टिकल आपका यहां मेंशन भी किया हुआ है, आर्टिकल 200 और आर्टिकल डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, डायरेक्टली ये स्टेटमेंट नहीं लिखा हुआ है, बट इसका जिक्र जरूर यहां पर पैसेज के अंदर किया हुआ है, और किसी आर्टिकल का जिक्र नहीं है तो फिर डायरेक्टली आपका यही आंसर बनता है, ठीक है ना। उसको पढ़े एक बार अच्छे से पढ़ जरूर लेना, है ना, कि ऐसा ना हो कि कुछ और लिखा है तो कुछ और ही पढ़ के इंटरप्रेट करके लगा के आ गए, है ना। बात जरूर उस चीज की होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो कि प्रेसिडेंट की बात चल रही है, प्राइम मिनिस्टर की बात चल रही है और आर्टिकल 200 अपन लगा के आ गए, है ना, नहीं। 200 के अंदर क्या है, गवर्नर की पावर है, गवर्नर की पावर है किसमें, विद होल्ड करने के लिए। प्रेसिडेंट के लिए कहां पर है ये, तो प्रेसिडेंट के लिए आर्टिकल 111 में है, 111 के अंदर प्रेसिडेंट के पास में ये पावर है, ठीक है। नेक्स्ट, बहुत आसान सा केस, बहुत आसान सा क्वेश्चन, कई बार डिस्कस किया होगा, ये एक साल की जर्नी में आप लोग अगर पढ़ रहे हैं ठीक से तो ये केस कहीं ना कहीं कम से कम आप लोगों ने 50 से ज्यादा बार सुन लिया होगा, लीगल में भी जीके के अंदर भी हम लोग बताते रहते हैं ना, बोलते रहते हैं। विच लैंडमार्क 1973 सुप्रीम कोर्ट केस फर्स्ट रिकॉग्नाइज द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर किस केस के अंदर आया था? सबसे पहले तो 1973 में ये एक क्लू दे दिया। 1973 में कौन सा केस है? इनमें से सिर्फ केशवानंद भारती केस ही है ना। अगर ईयर भी याद है तो भी आंसर कर सकते थे, इतना भी नहीं याद है तो बेसिक स्ट्रक्चर तो पता ही होगा कि बेसिक स्ट्रक्चर किस केस से आया था। तो बेसिक स्ट्रक्चर पर तो पूरा एक लेक्चर ले रखा है मैंने, है ना, जिसमें अपन ने डिस्कस किया था पूरा बेसिक स्ट्रक्चर की हिस्ट्री के बारे में। तो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला ये केस था जिसके अंदर बेसिक स्ट्रक्चर आया था कॉन्स्टिट्यूशन का, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पहली बात की गई थी, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन विच लिस्ट प्राइमरली डील्स विद सब्जेक्ट्स रिजर्व्ड फॉर बोथ सेंटर एंड स्टेट। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इसके लिए भी एक्सटर्नल कुछ पढ़ने की चीज जरूरत ही नहीं है अपने को, है ना। जब भी हमने शेड्यूल 7 के बारे में कुछ भी डिस्कशन किया है तो हमने बात करें हैं कि 3 तरह की लिस्ट होती है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट जिस पर यूनियन लॉ बना सकती है, स्टेट लिस्ट इस पर स्टेट लॉ बना सकती है और कॉन्करेंट लिस्ट इस पर स्टेट और सेंटर कोई भी लॉ बना सकता है। क्वेश्चन हमसे यही पूछा है कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन विच लिस्ट प्राइमरीली डील्स विद सब्जेक्ट्स रिजर्व्ड फॉर बोथ सेंटर एंड स्टेट। तो कॉन्करेंट लिस्ट क्या है, इसका सही आंसर होगा। बहुत आसान सा, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, विच बॉडी रिजॉल्व्स इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करने के लिए कौन सी बॉडी रिस्पॉन्सिबल है?
यहां पर क्लैट के द्वारा जो आंसर दिया गया है वो दिया गया है सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली। सुप्रीम कोर्ट आंसर यहां पर दिया हुआ है, बट ये आंसर करेक्ट नहीं है ना। इसका करेक्ट आंसर होगा वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल। सी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि स्पेशली आर्टिकल 262 के अंदर मेंशन किया गया है कि जो भी रिवर वाटर डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल्स जो हैं वही काम करेंगे। स्पेशली आर्टिकल 262 है, इसके अलावा इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट 1956 भी है, जहां पर वाटर ट्रिब्यूनल्स को, वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल्स को ऑथराइज किया गया है कि जो भी रिवर डिस्प्यूट्स हैं वो वही रिजॉल्व करेंगे। अगर ट्रिब्यूनल के द्वारा जो भी अवार्ड दिया गया है, जो भी डिसीजन दिया गया है, उससे आपको परेशानी है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, बट डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना। तो बिल्कुल ध्यान रखें, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। यहां पर कंसोर्शियम के द्वारा जो आंसर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली, वो आंसर करेक्ट नहीं है, ठीक है ना। सी क्या है, वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल, इसका करेक्ट आंसर होगा। इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स इन इंडिया रिजॉल्व्ड अंडर इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट 1956 थ्रू वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल सेट अप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। The Supreme Court can hear appeals only after the tribunal gives its award। जब ट्रिब्यूनल अपना अवार्ड दे देगा, अपना डिसीजन दे देगा, उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, अपील्स को सुन सकता है, अपील्स हियर कर सकता है, बट प्राइमरी एडजुडिकेशन इज डन बाय द ट्रिब्यूनल ओनली, ठीक है। तो सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। बिल्कुल करेक्ट रहे, बिल्कुल क्लियर रहे इसके बारे में। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज कैन इशू एडवाइजरी opinions when the president makes a reference under article 143। आर्टिकल 143 में जो प्रेसिडेंट एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन लेते हैं, कई बार हम एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। अभी हाल ही में प्रेसिडेंट साहब ने एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन जो है वो लिया था, है ना। प्रेसिडेंट कहां से, आर्टिकल 143 से ये पावर ड्रॉ करते हैं, जिससे वो क्या लेते हैं, आपका एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ले सकते हैं। किससे लेते हैं ये एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, बहुत आसान सी चीज है, कितनी बार पढ़े होंगे अपन, एमआईटी में पढ़े होंगे, है ना। एमआईटी में पूरा टॉपिक डिस्कस किया हुआ है अपन ने इसके अंदर। साथ ही साथ में मॉक्स में एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन पर अभी हाल में ही एक पैसेज आपका पूछा गया है, एक या दो मॉक पहले ही अपन ने एक पैसेज किया है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के बारे में। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन का एक मिक्स पैसेज था, है ना, वहां पर हमने डिस्कस किया था। तो पार्लियामेंट से बिल्कुल नहीं लेंगे, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट से क्यों लेंगे, सुप्रीम कोर्ट से ही लेंगे, इलेक्शन कमीशन से भी नहीं लेंगे, इंटर स्टेट काउंसिल से भी नहीं लेंगे। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से क्या लेंगे, ये एडवाइस जो है वो लेंगे प्रेसिडेंट साहब आपके एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के अंडर, आर्टिकल 143 में ये मेंशन्ड है ना। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। तो ये यहां पर क्या होते हैं, आपके क्वेश्चन सारे क्या होते हैं, समाप्त होते हैं। एक लेवल की अगर अपन बात करें, टोटल लेवल की अपन बात करें, तो मैं पैसेज बेस्ड सबसे पहले क्वेश्चन बताऊं तो फर्स्ट पैसेज में हमारे कितने, 2 क्वेश्चंस थे जो कि पैसेज बेस्ड थे। सेकंड पैसेज में हमारे आई थिंक 3 क्वेश्चंस थे, है ना। सेकंड पैसेज में 3 क्वेश्चंस थे, थर्ड पैसेज में 4 क्वेश्चंस थे, और फोर्थ पैसेज में अगेन 3 क्वेश्चंस थे। तो टोटल कितने क्वेश्चंस तो आपको फ्री के मिल रहे हैं एकदम, है ना। फ्री के क्वेश्चंस कितने हैं, 12। टोटल 12 क्वेश्चंस जो है वो तो एकदम फ्री के क्वेश्चन है, जो कि हमें डायरेक्टली पैसेज में ही देखने को मिल रहा है। तो 12 से कम तो तुम्हारे आने नहीं चाहिए, बिल्कुल एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते अपन कि 12 से नंबर कम आ रहे हैं, क्योंकि ये तो फ्री फोकट के नंबर हैं, डायरेक्टली पैसेज में ही मेंशन्ड है, ठीक है। इसके बाद भी मैं अगर बात करूं, ये जो लास्ट पैसेज था, इसके चारों ही एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस थे वो सब क्या थे, एकदम आसान थे, जिसमें किसी भी तरह की गलती अपन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बेसिक स्ट्रक्चर तुमसे गलत होना ही नहीं चाहिए था। कॉन्करेंट लिस्ट वाला क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होना सकता था। स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स वाला गलत नहीं होना चाहिए, और एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। 4 एकदम, ये तो मैं बिल्कुल इजी क्वेश्चन बता रहा हूं कि ये गलत होने की संभावना, अगर जिसने ठीक ठाक से भी अगर थोड़ा सा पढ़ा हुआ है तो बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए थे। इसके बाद मैं आ जाता हूं थर्ड पैसेज पे। थर्ड पैसेज पर अगर हम बात करें तो 4 क्वेश्चन तो पैसेज से ही थे। इसके बाद एक क्वेश्चन था आपका नेशनल सोलर मिशन, है ना। नेशनल सोलर मिशन का जो आपका पैसेज था, क्वेश्चन था सॉरी, 2010, वो भी मैं इजी कैटेगरी में ही रखूंगा, है ना। 4 + 1 ये क्या हो गया आपका, सोलर मिशन वाला क्वेश्चन हो गया, जहां पर बिल्कुल गलत नहीं हो सकता। वो 2010 कितनी बार पढ़ा होगा यार, इसमें कुछ ये गलती की बात हो ही नहीं सकती। COP 28 अगेन बहुत आसान क्वेश्चन, COP 28 भी गलत होने की संभावना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, कुछ डाउट होना ही नहीं चाहिए, है ना। इसके अलावा अगर मैं उसके ऑप्शंस भी पढ़ूं ना, तो भी आप क्या कर सकते हैं, उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि ब्राजील में आप जानते हैं अभी COP 30 हुई है ना, तो COP 28 तो हो नहीं सकती।
इसके अलावा साउथ कोरिया में अभी हुई ही नहीं है, बहुत समय से साउथ कोरिया में कोई हुई नहीं है आपकी सीओपी, तो ये एलिमिनेट हो गया। यूके में लास्ट ग्लासगो में हुई थी, स्कॉटलैंड में COP 26, उसके बाद तो कोई हुई नहीं है ना, तो ये भी आप एलिमिनेट कर सकते थे। बचा इकलौता दुबई, यूएई, तो ये भी एलिमिनेट करके भी अगर नहीं आता तो किया जा सकता था, तो अब मैं ये +1 और कर दूंगा इसमें। ठीक है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर पार्क, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ साइड पे अपन रख सकते हैं, अगर आइडिया नहीं है फिर भी एक बेसिक आइडिया से लगाया जा सकता था, इसको मैं रखूंगा एक थोड़ा सा टफ साइड पे रख लेते हैं अपन। ठीक है, एक क्वेश्चन टफ हो गया तुम्हारा। इसके बाद वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक पता होना चाहिए वैसे तो, है ना, एक मॉडरेट साइड में इस क्वेश्चन को रखा जा सकता है। मॉडरेट में एक क्वेश्चन आपका हो गया, कौन सा, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक वाला। लिथियम वाला क्वेश्चन ये भी पता होना चाहिए, फिर भी मैं क्या रख रहा हूं इसको मॉडरेट में रख रहा हूं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है ना, तो ये भी क्या हो गया, एक मॉडरेट क्वेश्चन आपका देखने को मिल सकता है। आ जाते हैं सेकंड पैसेज पर। सेकंड पैसेज आपका था स्पेस प्रोग्राम से रिलेटेड, 3 क्वेश्चन इसमें डायरेक्टली आपके कहां से थे, पैसेज से थे। देन मार्स ऑर्बिटर मिशन, इजी साइड है ना, इसको तो मैं बिल्कुल मॉडरेट या टफ में रखूंगा, ये क्या है आपका एकदम इजी क्वेश्चन है, मार्स ऑर्बिटर मिशन। नाविक, नाविक का जो है ये बैंड वाला, फ्रीक्वेंसी बैंड वाला, इसको मैं थोड़ा सा टफ साइड में कंसीडर कर सकता हूं, ये क्वेश्चन जो है हो सकता है बहुत सारे लोगों से ना बने। इसके बाद अग्निबाण रॉकेट वाला जो क्वेश्चन है, अगेन ये भी थोड़ा सा टफ साइड पे अपन रख सकते हैं, क्योंकि दो ऑप्शन इसमें आपको कंफ्यूज कर सकते थे। फिर लास्ट है क्या, विच कंट्री बिकेम फर्स्ट टू लैंड ऑन द फार साइड ऑफ द मून, इसको हम रख सकते हैं एक मॉडरेट साइड पर, है ना, इसको हम मॉडरेट क्वेश्चन के अंदर कैटेगराइज कर सकते हैं। फिर देख लेते हैं आपका फर्स्ट पैसेज। फर्स्ट पैसेज के अंदर 2 क्वेश्चन तो आपको डायरेक्टली कहां मिलते हैं, पैसेज में मिलते हैं। इसके बाद CACP, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, इजी क्वेश्चन। CACP अगेन क्या है आपका, इजी क्वेश्चन है, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। फिर NFSA, ये भी क्या है, इजी है, कई बार अपन पढ़ चुके हैं इसके बारे में। NFSA में भी कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और लास्ट क्वेश्चन है आपका बचा है पंजाब वाला, है ना, पंजाब वाला जो है जिसमें राइस प्रोडक्शन की बात की गई है, ये भी आसान क्वेश्चन सही है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी थोड़ा सा इसमें कॉमन सेंस लगाना था, इसलिए मैं मॉडरेट साइड में इसको रख सकता हूं, है ना। तो टोटल अगर अब मैं इजी क्वेश्चंस की बात करूं तो 12 तो ये है, 12 तो ये इजी है, इजीएस्ट के अंदर है ये तो, है ना। फिर इजी की बात करें तो 4 5 6 7 8 9, 12 + 9 तो क्या है आपके इजी क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। 21 तो क्या है आपके इजीएस्ट क्वेश्चन है, जिनमें कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। इसके बाद 4 क्वेश्चन आपको क्या दिख रहे हैं, मॉडरेट दिख रहे हैं, इजी, मॉडरेट और टफ। तो 21 तो क्या है, इजी क्वेश्चंस है। मॉडरेट क्वेश्चंस कितने हैं अपने, 4, ठीक है। और 3 क्वेश्चन बस क्या है, थोड़े से टफ है, ठीक है। ये 4 और 3 जो है, इनमें भी थोड़ा सा अपन बेसिक लॉजिक लगा करके अगर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो 7 में से 4 क्वेश्चन तो बन जाएंगे कहीं ना कहीं से, है ना। मैंने आपको सारे क्वेश्चंस बताए हैं, एक एक क्वेश्चन को बताया कि कैसे लॉजिक के हिसाब से, बेसिक कॉमन सेंस के हिसाब से उसको करा जा सकता था, ठीक है ना। तो 21 + 4 25 से कम तो नहीं आने चाहिए तुम्हारे इसमें, इस तरह का अगर पेपर आ जाता है तो। इस तरह का अगर पेपर आ रहा है अपना तो 25 से कम करेक्ट होना तो क्या है, पाप है ना, बड़ा पाप है क्या, 25 से अगर कम करेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। 25 और अगर बाकी के 3 भी अटेम्प्ट कर रहे हो तो 24 23.5 नंबर अपने आ जाने चाहिए जीके के अंदर, अगर इस तरह का मॉक हमें देखने को मिलता है क्लैट के अंदर, ठीक है ना। आप लोगों ने अटेम्प्ट भी किया होगा तो मुझे नहीं लगता कि जो विधिज्ञांस हैं उनसे 20 से कम तो किसी के भी नंबर आ रहे होंगे, है ना। 20 से कम तो मुझे नहीं लगता किसी के भी नंबर आएंगे इस जीके के सेक्शन में, है ना। बट अपने को सिर्फ 20 नहीं लाना है, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत तगड़ा है, 20 से काम नहीं चलेगा। अपने को क्या करना है, 24 तक इसको लेकर के जाना है, एटलीस्ट 24 तक लेकर के अपने को जाना है इसका, अगर इस तरह का पेपर आता है तो। और होपफुली ऐसा ही पेपर आएगा। जितने भी टॉपिक्स अपन ने पढ़े हैं उसी में से अभी तक देखा है अपन ने सैंपल पेपर आए हुए हैं ना, 2 सैंपल पेपर आए हैं। लास्ट अपन ने सैंपल पेपर देखा था, उसमें भी क्या था, विमेंस वर्ल्ड कप था, पूरा हमने पढ़ा हुआ था, थोरोली हमने पढ़ा हुआ है। इसमें जो है एमएसपी थोरोली हमने पढ़ा हुआ है, कई बार पढ़ा हुआ है, पीडीएस, एमएसपी, एनएफएसए, स्पेस प्रोग्राम सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। तो कहां से जाएंगे, है ना। तो है फेथ, जो भी आपने पढ़ा हुआ है, जितनी भी चीजें आपने पढ़ी हुई हैं उस पर फेथ रखें। कहीं भी अब कुछ भी इतना समय भी नहीं है कि अपन इधर उधर कुछ चीजें पढ़ पाए, 2 दिन और बचे हैं बस पढ़ने के लिए, है ना। तो बहुत ज्यादा कुछ भटकने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अच्छे से क्या करें, अपने मॉक्स एक बार अच्छे से रिवाइज कर लें, जितने भी मॉक्स हमने दिए हैं, क्योंकि लगभग 300 टॉपिक्स हैं हमारे पास में, 300 टॉपिक्स तो मॉक्स के ही। तो अगर आपने एक बार मॉक सॉल्व कर लिए तो 300 टॉपिक अपन ने रिवाइज कर लिए मल्टीपल टाइम्स। इसके बाद MIT के जो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे दिए गए हैं उनको एक बार बस पन्ने पलट लिया। अब तो इतनी बार पढ़ लिए होंगे तुमने कि बस अब तुम्हें क्या करना है,
पन्ने पलटना है और कुछ नहीं करना है, चीजें अपने आप दिमाग में छपती चली जाएंगी, बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है, रिलैक्स करना है, जैसे मॉक होते हैं वैसा ही पेपर आएगा। सैंपल पेपर अपन ने देख लिया, इतना आसान सैंपल पेपर आया हुआ है, ऐसा ही मॉक बस आने वाला है, ऐसा ही पेपर, मॉक ही बोलूंगा मैं उसको, है ना, पेपर बोल भी नहीं रहा उसको मैं। क्लैट का कोई पेपर नहीं है, एक तरह का क्या है, विदिगे का मॉक ही है, जाकर के देना है, जैसे तुमने क्लैट बिफोर क्लैट दिए वैसे ही जाकर के क्या देने हैं, क्लैट का पेपर देना है 7 दिसंबर को जाकर के। ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स रहें, बिल्कुल काम रहें, जितनी आपने मेहनत की है, जितना आपने हार्ड वर्क किया है वो जरूर पे ऑफ होगा। बस क्या रखना पड़ेगा अपने ऊपर, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ा सा काम रहना पड़ेगा चीजों को लेकर के, पैनिक मत कर जाना बस गलती से, है ना। कई बार क्या हो जाता है, हम एग्जाम प्रेशर में आकर के पैनिक कर जाते हैं, चीजें खराब कर देते हैं, है ना। बस इससे बचना, प्रॉपर स्लीप लेना है, एग्जाम से पहले प्रॉपर स्लीप लेना है, प्रॉपर सोना है ना, बिल्कुल 8 घंटे की नींद, जितनी नींद ले सकते हैं लेना है ना। ऐसा मत करना कि लास्ट में 1-2 बजे तक पढ़ने लगे हैं पन्ने पलटने के, शायद यही आ जाए, नहीं होता, लास्ट मोमेंट में पढ़ने से बहुत ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। प्रॉपर स्लीप लेना, 8 घंटे बढ़िया सोना, अच्छा खाना खाना, बहुत लाइट खाना खाना, उसके बाद बिल्कुल काम होकर के क्या करना है, पेपर दे करके अपने को आना है, बिल्कुल लोड नहीं लेना है, बिल्कुल किसी की भी तरह की तकलीफ नहीं लेनी है ना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। इतना आसान पेपर आ रहा है, ऐसा ही पेपर आएगा क्लैट में भी, तो बिल्कुल यही सोच के जाना है कि अपन बहुत अच्छा करने वाले हैं, हमने बहुत ज्यादा मेहनत करी है, बस हमने अपना 100% दिया है, अब ईश्वर की इच्छा है, भगवान जो भी करेगा अच्छा ही करेगा, ठीक है ना। बस ये सोच के पेपर हॉल में जाएंगे, एग्जाम हॉल में जाएंगे और अपना 100% दे करके आएंगे। बाद में ये गिल्ट नहीं रहना चाहिए कि मैंने अपना 100% नहीं दिया, है ना। बाद में मैं पैनिक कर गया उस समय, ये फालतू के बहाने नहीं चलते हैं ना। बाद में अपन ये बहाने नहीं दे सकते कि मैं पैनिक कर गया, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरा हाथ टूट गया था, पैर टूट गया था, ये सब कुछ नहीं होता, एक बार एग्जाम निकल जाता है तो, है ना। इसलिए बिल्कुल काम रह करके पेपर देना है, अपना 100% देने की कोशिश करनी है, बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना है, ठीक है। मिलते हैं अब कब, एग्जाम डे के दिन। एग्जाम डे के दिन ही मिलेंगे हम लोग, जिस दिन आप लोग पेपर देंगे, हम लोग आप लोगों को एग्जाम सेंटर तक छोड़ के आएंगे, है ना। तब तक पढ़ते रहें, बहुत ज्यादा लोड मत ना लें और बहुत ज्यादा नया पढ़ने की अब कोशिश ना करें, नया मत पढ़ने लग जाना कि आज जो आया खबर में वो पढ़ने लग गए, अब नहीं आएगा पेपर में, पेपर बन चुका है, पेपर सेट हो चुका है, अब जो आज की खबर है वो पेपर में नहीं आने वाली है, तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। अब जितना हमने पढ़ा है उसको क्या करना है, एक बार कंसोलिडेट करना है, सारी चीजें कंसोलिडेट करें और फोड़ के आएंगे एग्जाम, बिल्कुल बहुत अच्छे से, ठीक है ना। बिल्कुल लोड नहीं लेना है, प्रॉपर स्लीप लेना है, अभी से प्रॉपर स्लीप की आदत लगा लो ताकि उस दिन भी क्या हो, नींद ठीक से आ जाए, ठीक है। मिलते हैं एग्जाम डे के दिन, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, स्टे ट्यून्ड विद विदिक, थैंक यू सो मच।